हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट। आज हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंटल कमेटी की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की और फंड्स ऑफ पार्लियामेंट की। इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किन मामलों में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, किन मामलों में दोनों की शक्तियां समान हैं और किन मामलों में राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है लोकसभा से। इसके बाद हमारा पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन जो है समाप्त हो जाएगा और संभवतः कल भी हमारा ये थोड़ा बहुत रहेगा मुद्दा, है ना। और कल हो सकता है हम लोग कल की क्लास में ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट को स्टार्ट कर लेंगे मे बी। ठीक है, तो हेलो शोयल, अविंद, आयुष, शुभम, आदित्य, ओमकार, अजेंद्र, विशु, कोमल, राणा, चंद्रेश। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करें डिपार्टमेंटल कमिटीज। देखिए कल हम लोगों ने फाइनेंशियल कमेटी देखी थी। अगली जो अस्थायी समिति होती है ना, वो होती है डिपार्टमेंटल कमेटी। डिपार्टमेंटल कमेटी या इसे बोलते हैं विभागीय समिति। यह भी आपका एक अस्थायी समिति। इसका भी जो गठन है वो हर साल होता है। इसका भी ड्यूरेशन 1 वर्ष का होता है ना। लेकिन ध्यान से चीजों को समझना है। जब हम डिपार्टमेंटल कमेटी की बात करते हैं, इसका जो गठन होता है, इसका गठन 1993 में लोकसभा के रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ। लोकसभा के रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ, ध्यान से समझना है चीजों को। यानी जो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड in 1993 on recommendation of rules committee of लोकसभा। लोकसभा के अंदर एक नियम समिति है, राज्यसभा में भी होती है, लेकिन लोकसभा की रूल्स कमिटी ने रिकमेंड किया 1993 में कि एक डिपार्टमेंटल कमेटी होनी चाहिए। पर्पस क्या है इसका, अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। ओके, बट इनिशियली इसकी संख्या कितनी थी? इनिशियली जब इसका गठन हुआ था डिपार्टमेंटल कमेटी का, तो याद रखिएगा इनिशियली इसकी संख्या कितनी थी? 17 थी। प्रेजेंट में डिपार्टमेंटल कमेटी की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा प्रेजेंट में इसकी संख्या 31, इसकी संख्या सॉरी कितनी है? 24 है, यानी कि 20 है, जिस मतलब सॉरी 24 है। और इस 24 में दोस्तों याद रखिएगा जो 16 डिपार्टमेंटल कमेटी हैं वो लोकसभा की हैं, और राज्यसभा की कितनी है? 8 डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं, वो कहां पर है? राज्यसभा में काम करती हैं। ओके, इनके अंदर जो मेंबर है, इसके अंदर मेंबर की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसमें मेंबर्स की संख्या कितनी होती है? इसमें मेंबर्स की संख्या 31 होती है। यानी जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है इसमें मेंबर्स की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। इस 31 में से यानी एक डिपार्टमेंटल कमेटी में 31 सदस्य होंगे। ओके, और याद रखिएगा इस 31 में से लोकसभा में कितने? लोकसभा से कितने? 20 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा से कितने? इसमें 11 सदस्य होते हैं। टोटल 31 सदस्य एक डिपार्टमेंटल कमेटी में होंगे, जिसमें कि लोकसभा से कितने? 20 और राज्यसभा से कितने? 11 सदस्य होते हैं। लेकिन इसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? याद रखिएगा राज्यसभा से राज्यसभा के चेयरमैन, और लोकसभा से लोकसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करेंगे। इनका क्या काम होता है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहले आप इतना लिखेंगे, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताएंगे। यहां तक लिख लिया सभी ने? हाँ या नहीं? चले आगे। सर एक का इंग्लिश बता दो एक बार प्लीज। ये 24 मीन्स डिपार्टमेंटल कमेटी 24 है, बिल्कुल इसकी संख्या वर्तमान में 24 है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड in 1993
on recommendation of Rules Committee of Lok Sabha. It is constituted in 1993 on recommendation of Rules Committee of Lok Sabha. ठीक है, क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन का सेशन जो होगा कोमल जी वो यूट्यूब पर होगा जब भी होगा, है ना, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करो। बाकी कहीं कोई डाउट होता है प्रैक्टिस में तो आप हमसे वो पूछिए, ठीक है। पहले जो भी आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे लास्ट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, इसके मेंबर को लोकसभा से, लोकसभा स्पीकर, क्योंकि इसमें देखो लोकसभा के मेंबर भी हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तथा राज्यसभा से राज्यसभा के चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं हो सकते, याद रखिएगा, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं हो सकते। मिनिस्टर कैन नॉट बिकम मेंबर of this committee. Minister cannot become member of this committee. Minister cannot become member of this committee. Term of member is 1 year. And इसका एक काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, to check budget estimates, to check budget estimate of different departments, to check budget estimates of different departments। जैसे मेरी बात को समझिए ध्यान से, जैसे हमने देखा एस्टिमेट्स कमेटी लास्ट क्लास में। एस्टिमेट्स कमेटी का क्या काम था, है ना, एस्टिमेट्स कमेटी का क्या काम था, तो याद रखिएगा, मतलब सबसे बड़ी जो फाइनेंस कमेटी है ना शिवम जी, वो है आपकी मतलब एस्टिमेट्स कमेटी। ओके, ठीक है। हम लोग जब बात कर रहे थे एस्टिमेट्स कमेटी, तो एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या था कि पूरा जो बजट एस्टिमेट्स है उसको क्या करना, चेक करना। लेकिन याद रखिएगा ये जो आपका डिपार्टमेंटल कमेटी है, विभागीय समितियां, इसकी संख्या कुल 24। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लाइक रेलवे, लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, लाइक हाईवे, या अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं। पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज को मान लीजिए कि हेल्थ को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को 5000 करोड़ का एलोकेशन हुआ। अब वो उस पूरा एस्टिमेट्स को चेक करेगी कि उस 5000 करोड़ में कहां कहां पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। उस पूरा एस्टिमेट्स को चेक करना। इसी तरह हर डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे, उसको मान लीजिए कि 10,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ रेलवे को। अब वहां पर उस 10,000 करोड़ में क्या क्या खर्च है, कि मतलब हम 1000 करोड़ में 10 वंदे भारत ट्रेन लाएंगे, 1000 करोड़ से हम मतलब जो पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, 1000 करोड़ से हम क्या करेंगे, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार करेंगे, 1000 करोड़ से हम 50 नई रेलगाड़ी स्टार्ट करेंगे, 1000 करोड़ से हम नॉर्थ ईस्ट में क्या करेंगे, रेलवे का डेवलपमेंट करेंगे, नई पटरियां बनाएंगे। यानी कि हो सकता है रेलवे के अंदर जो रेलवे का डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो मतलब क्या बजट का एलोकेशन है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बजट एस्टिमेट्स को चेक करना, ये किसका काम होता है, ये इस डिपार्टमेंटल कमेटी का क्या होता है, काम होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, बात करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताओ।
हाँ जी, कैन आई मूव? बताइए किसी को कोई समस्या है तो। लास्ट लाइन का हिंदी, अलग अलग विभाग के बजट प्राक्कलन की जांच करना। अलग अलग विभाग के बजट प्राक्कलन की जांच करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हिंदी में बोलते हैं कार्य मंत्रणा समिति। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसी को बोलते हैं कार्य मंत्रणा समिति। याद रखिएगा, लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, यहां पर मैंने बीएससी लिखा है, बीएससी का मतलब क्या है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग एलएस स्पीकर। एलएस स्पीकर को मिला करके कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। ओके, इसी तरह याद रखिएगा, राज्यसभा में भी अपना अलग होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। क्यों अलग अलग जरूरत है इसकी, अभी आपको समझ में आएगा। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 11 मेंबर होते हैं। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 11 मेंबर होते हैं। याद रखिएगा, इंक्लूडिंग राज्यसभा चेयरमैन, इंक्लूडिंग राज्यसभा चेयरमैन। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, इसके हेड कौन होते हैं? लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन, यानी जो कार्य मंत्रणा समिति है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? एलएस स्पीकर होते हैं। एलएस स्पीकर होते हैं खुद। लोकसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है, उसके हेड वो कौन होते हैं? वो राज्यसभा के, मतलब वो कौन होता है? लोकसभा के स्पीकर होते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अब सवाल उठता है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामान्यतः आपसे पूछेंगे लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, है ना, और वो एस्टिमेट्स कमेटी, जो सवाल आपसे पूछा जाता है जनरली, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब देखेंगे इसी तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इस कार्य मंत्रणा समिति की जब हम बात करते हैं, इसका काम क्या है कि लोकसभा के अंदर पूरे दिन में क्या क्या बातें होंगी। 11 से 12 है, बिजनेस का मतलब होता है कार्य। चंदन जी वही मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। 11 से 12 में किस किस प्रकार के क्वेश्चन, कौन से मेंबर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। 12 से 1 के बीच में जो 0 आवर है, उसमें क्या 1 घंटे का क्या क्या डिस्कशन होगा। उसके बाद 2 बजे के बाद अगर जो मिलेगी पार्लियामेंट, फिर वहां पर कौन कौन से बिल प्रोड्यूस किए जाएंगे, किस किस बिल पर डिस्कशन होना है। यानी कि हाउस का डे टू डे बिजनेस जो है, लोकसभा के अंदर पूरे दिन में किन किन बिल पर चर्चा होगी, किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ये पूरा डिसाइड करना। कौन सा मेंबर कौन सा सवाल पूछेगा, कितने समय के लिए पूछेगा, है ना, ये सारा कौन डिसाइड करता है? ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करता है। लोकसभा का अपना अलग होता है टाइम टेबल, राज्यसभा का अपना अलग टाइम टेबल है, उसका क्या पूरे दिन में क्या क्या चीजें होंगी, है ना, उसको क्या करना, डिसाइड करना। ये किसका काम होता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। यानी ये क्या करता है? ये हाउस के टाइम टेबल और वर्क को
डिसाइड करता है, हाउस के टाइम टेबल और वर्क को डिसाइड करता है, यानी डे टू डे क्या वर्क होगा लोकसभा में या राज्यसभा में, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कौन? ये यही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करेगा। तीसरी लाइन में क्या दिक्कत है सोयल? तीसरी लाइन में मैंने क्या लिखा है? लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एलएस स्पीकर होते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ? आया समझ में सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं, बात करेंगे एथिक्स कमेटी की। इसके बाद पहले एक रूल्स कमेटी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चला आगे, यहां तक लिख लिया सभी ने? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रूल्स कमेटी देखते हैं, नियम समिति। हाँ जी, मूव करें। जैसे जैसे एग्जाम आ रहा लग रहा है तुम लोग एकदम सुस्त होते जा रहे हो, नहीं हैं? तुम तो पहले रील्स देखना कम करो, है ना? जिसका भी सवाल है ना, रील्स देखना कम करो, उसका कुछ भी नहीं होता, है ना? उसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना? चलिए, और रील्स देखना कम करो इंस्टा पर और फेसबुक पर, नहीं तो एग्जाम में भी रील्स ही नजर आएंगे तुम्हारे सामने। रूल्स कमेटी, नियम समिति, है ना? नियम समिति की बात करें तो याद रखिएगा, लोकसभा की रूल्स कमेटी में 15 मेंबर होते हैं। लोकसभा की रूल्स कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा की रूल्स कमेटी में 11 मेंबर होते हैं। राज्यसभा की रूल्स कमेटी में 11 मेंबर होते हैं, और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है, याद रखिएगा, इसका कार्य हाउस के रूल्स में, हाउस का जो भी सदन का नियम है, हाउस के रूल्स में अमेंडमेंट के सुझाव देना। अमेंडमेंट करना नहीं, बल्कि अमेंडमेंट के सुझाव देना है। जो भी सदन है, सदन किसी नियम के तहत चलता है ना, उसके लिए सदन क्या करती है? नियम बनाती है, रूल्स बनाती है कि ये नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या करेगा आपका सदन चलेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेगा सदन आपका चलेगा। और इस रूल्स कमेटी का, जैसे लोकसभा का अपना अलग रूल है, राज्यसभा का अपना अलग रूल है ना, है ना? तो ये जो रूल्स है, उस रूल्स के अंदर अमेंडमेंट के सुझाव देना, अगर रूल्स में कोई चेंज करना है, उस चेंज के लिए सुझाव देना, ये किसका काम होता है? इस रूल्स कमेटी का काम होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए, तो फटाफट आप लोग इसे लिखें, फिर चलते हैं इसके आगे। सर, ये समिति में लोकसभा के कोई भी मेंबर जा सकता है, किस कमेटी में? रोशन हजम जी, जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो मनोनीत करेंगे कौन से मेंबर जाएंगे इसमें। ये अगर आप रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, किसी भी दल के मेंबर जा सकते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। यहां पर जो होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है इसमें। जैसे आप लिख लिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एथिक्स कमेटी। सर, इस सजाहू को माना
सुझावों को मानना मैंडेटरी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट हैं शुभम। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है ना, लोकल गवर्नमेंट है, गवर्नर है, हाँ ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। नहीं अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट कैसे चाहेंगे बताइए? ये डिक्लेयर करना नहीं करना ये तो प्रेसिडेंट के ऊपर है ना। ये कोई सेंटर और स्टेट का तो मसला है नहीं, वो तो डायरेक्टली यूटी जो है डायरेक्टली किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर सेंटर और स्टेट का, अगर वो कोई स्टेट होता तो उसको लेकर वो जा सकता था, है ना। लेकिन ऐसे सर ये मेंबर अपॉइंट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं? अपॉइंट होते हैं इसमें, है ना। ये सब एक साल का होता है रोशन हजम जी। स्पीकर के आगे जो बैठते हैं वो कौन होते हैं? वो सभी क्या होते हैं, जो लोकसभा का जो सेक्रेटरिएट होता है ना उसके स्टाफ होते हैं, है ना। लोकसभा सचिवालय के स्टाफ होते हैं, है ना। चला आगे। नेक्स्ट है एथिक्स कमेटी। इसको आचरण समिति बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आचरण समिति। आचरण समिति कहते हैं। इसका गठन पहले राज्यसभा में हुआ था, याद रखिएगा। इसका गठन राज्यसभा में 1997 में तथा लोकसभा में 2000 में हुआ। It is constituted in Rajya Sabha in 1997 and in Lok Sabha in 2000. It is constituted in Lok Sabha in Rajya Sabha in 1997 and in Lok Sabha in 2000। यानी कि इसका राज्यसभा में 1997 में गठन होता है और लोकसभा में इसका कब गठन होता है? 2000 में गठन होता है लोकसभा। याद रखिएगा, जो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है, लोकसभा की एथिक्स कमेटी में ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग होंगी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, ध्यान से समझना है, 15 मेंबर होते हैं। और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में, राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में, राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में 10 मेंबर होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, वी विल डिस्कस इट। 10 मेंबर होते हैं और यहां पर जो मेंबर होते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी से होंगे। मेंबर जो यहां पर अपॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं? स्पीकर करते हैं, ठीक है, स्पीकर करते हैं। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर मतलब कि जिस पार्टी का लोकसभा में, जिस पार्टी का जैसा प्रतिनिधित्व है, मान लीजिए कि जैसे 543 सीट्स हैं, है ना। अब 543 सीट्स को 15 से डिवाइड करिए आप, कितना जो भी नंबर आएगा लगभग 35 के आसपास आएगा मान लीजिए। अब किसी पार्टी का 35 एमपी है, किसी मान लीजिए कि किसी पार्टी का 35 एमपी है तो उसका एक मेंबर रहेगा कहां पर? इस एथिक्स कमेटी के अंदर। किसी का 70 एमपी है तो उसका 2 मेंबर रहेगा। किसी का 350 एमपी है तो उसके 10 मेंबर रहेंगे यहां पर एथिक्स कमेटी के अंदर। यानी कि यहां पर जो सदस्यों का जो मनोनयन होता है, सदस्यों को जो अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, लोकसभा में या राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा। वो किस आधार पर? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर किया जाता है। ओके, लेकिन सवाल उठता है, सर व्हाट इज द फंक्शन? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, पहला, अभी इसका कार्य आपको समझ में आएगा। पहला, एमपी के कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना। एमपी के कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना। एमपी के कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना, यानी कोई एमपी है वो, उसके क्या मतलब, उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो, सदन के अंदर उसका व्यवहार कैसा हो, उसको लागू करना। सदन के अंदर वो कैसे बोले, बोलने का क्या लहजा हो, क्या तमीज हो, कैसे कैसे वर्ड्स का यूज करे, उसको लागू करना। एमपी अंदर यानी कि किस तरह का व्यवहार करे, किस तरह का इशारा नहीं कर सकता है,
किस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है सदन के अंदर, है ना। ये सभी कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना, ये काम किसका होता है, पहला एथिक्स कमेटी का, कि यानी आपका आचरण कैसा होना चाहिए सदन के अंदर। ओके, दूसरा जो कंडीशन है सदन के अंदर यानी हाउस के अंदर डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन रखना, सदन के अंदर अनुशासन और गरिमा बरकरार रखना, यानी सदन के अंदर कोई नहीं, इतने सदस्य होता है, मैक्सिमम संख्या नहीं, इतने सदस्य होंगे इसमें, लोटा जी। सदन जो है, मान लीजिए अंदर कोई अगर एक दूसरे के ऊपर कुर्सी फेंक रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पेपर उछाल रहा है ना, एक दूसरे का ऐसे कॉलर पकड़ रहा है ना, एक दूसरे को डिफेम कर रहा है, कोई फेकू बोल रहा है, कोई पप्पू बोल रहा है ना, कोई चौकीदार चोर है, कई मतलब कह रहा है आलू से सोना बना रहा है, कुछ भी अलग अलग चीजें चल रही है, इनडिसिप्लिन है। तो सदन की गरिमा को बरकरार रखना, सदन की जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखना। अगर कोई ऐसा कुछ मिसकंडक्ट कर देता है, कोई मतलब ऐसा कुछ एक्शन ले लेता है, मान लीजिए कोई लिया ऐसे इंक लेकर के स्पीकर के ऊपर फेंक दिया, ये एथिक्स कमेटी क्या करेगी, फिर उस मामले की जांच करेगी। एथिक्स कमेटी क्या करेगी, उसके खिलाफ जो एक्शन कैसे लिया जाएगा वो रिकमेंड करेगी। लेकिन क्या एथिक्स कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, क्या रिकमेंड किया और उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, नहीं। जो एथिक्स कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन होता है उसके ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, मतलब उस हाउस के अंदर, उस सदन के अंदर, लोकसभा में वोटिंग होगी, और अगर वो पारित हो गया उसके खिलाफ वो एक्शन ले लिया जाएगा। और तीसरा, किसी मेंबर के मिसकंडक्ट यानी कदाचार, मिसकंडक्ट के खिलाफ एक्शन लेना, मिसकंडक्ट के खिलाफ मिसकंडक्ट का जांच करना, किसी मेंबर के मिसकंडक्ट का जांच करना, और जो भी एक्शन है उसकी सिफारिश करना। जैसे महुआ मोइत्रा, आपने पढ़ा होगा, महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी ने ये एक्शन लिया, एथिक्स कमेटी ने ये कार्यवाही की, उसको एक्सपेल कर दिया गया हाउस से, है ना। एक होता है सस्पेंशन होता है, एक होता है एक्सपल्स। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यानी अभी हम लोग आगे एक कमेटी और पढ़ेंगे, यस कैन बिकम मेंबर ऑफ मोर देन वन कमेटी, डेफिनेटली चंद्रेश। हाँ, ज्यादातर शून्यकाल में ही कुर्सी फेंक और नोकझोंक वगैरह होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे एथिक्स कमेटी है, इसी तरह एक और होती है प्रिविलेज कमेटी, या जिसे हम कहते हैं विशेषाधिकार समिति। जब कोई छोटा मोटा मुद्दा है, मान लीजिए कि कोई एमपी है, उसने छोटा मोटा कोई मिसकंडक्ट कर दिया, छोटा मोटा कोई जुर्म कर लिया, है ना, जैसे अपने प्रिविलेज का उल्लंघन किया। मान लीजिए कि उसको प्रिविलेज है कि वो अपनी मतलब एमपी होने के नाते वो कहीं विदेश जा सकता है, अपने वाइफ को साथ में लेकर के फ्री टिकट लेकर के घूम सकता है, मान लेते हैं एक तरह से। लेकिन कोई एमपी क्या करता है, अपनी वाइफ की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है, चलो मॉरिशस घुमा के लाते हैं, और बता देता है कि ये हमारी वाइफ की जगह पर गर्लफ्रेंड को लेकर घुमाने चला जाता है। ये एक छोटा मोटा मिसकंडक्ट है ना। इसके खिलाफ जब कोई छोटा मोटा मिसकंडक्ट होता है ना, छोटा मोटा अगर कदाचार है कि अपनी गाड़ी, बेचारा उसको मान लेते हैं कोई सुविधा मिली हुई है, वो किसी अपने रिलेटिव को करो, ऐस करो, जाओ। जैसे एमपी को रहने के लिए हाउस मिला हुआ है ना, वो खुद नहीं रह रहा, वो किसी और को दे दिया और वहां से किराया ले रहा है, इस तरह का मान लीजिए कोई छोटा मोटा मिसकंडक्ट है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम जो है वो किसका होता है, एथिक्स कमेटी का होता है नॉर्मली। लेकिन
कोई अगर बड़ा मुद्दा है, लाइक महुआ मोइत्रा वाला केस, लाइक मान लीजिए किसी एमपी ने अपने मतलब बहुत कोई बड़ा मतलब कांड कर दिया, उसके खिलाफ जो एक्शन लेने का काम होता है वो किसका होता है? वो होता है प्रिविलेज कमेटी का नॉर्मली। लेकिन इन महुआ मोइत्रा के केस में भी एक्शन जो लिया वो किसने? ये मतलब आपकी एथिक्स कमेटी ने लिया। जब महुआ मोइत्रा की बात करते हैं, वो क्या करती थी? वो उसके एक फ्रेंड थे, फ्रेंड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो क्या कहते थे, भाई अडानी से तुम सवाल पूछो हमारे ब्याह पर, मेरा ये लॉगिन डिटेल लो, ये मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल है, लॉगिन आईडी है, ये पासवर्ड है, तो तुम आराम से दुबई में बैठ के पूछो सवाल, जो भी सवाल पूछना है अडानी के खिलाफ। और अडानी के खिलाफ सवाल पूछो, जब जवाब दिया जाएगा अडानी डिफेम होगा, उसके शेयर के प्राइसेस गिरेंगे, तुम्हारा क्या होगा? उससे फायदा होगा। और जो फायदा होगा उससे बढ़िया हमको लुई विटन मतलब महंगे महंगे पर्स, लाखों का पर्स देना, हमें लाखों के गहने देना, लाखों के फोन देना, मतलब महंगे महंगे गिफ्ट देना हमें, है ना? तो ये महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक सांसद थे, मतलब सांसद हैं अभी भी, गोडा के निशिकांत दुबे, उन्होंने सबसे पहले उनके इस कंडक्ट के खिलाफ आवाज उठाई। ये जो महुआ मोइत्रा है ना, ये ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। जब आवाज उठाई तो ये मसला गया किसके पास? एथिक्स कमेटी के पास। और एथिक्स कमेटी ने ये जांच करी तो ये मसला सही पाया गया कि यस, ऐसा ये करती। पैसे के एवज में सवाल पूछा जाता है, दुबई में बैठ के यहां पर एक्सेस होता है, तो इससे एथिक्स कमेटी ने क्या कहा? एथिक्स कमेटी ने क्या कहा? इसे एक्सपेल किया जाए, सदन से रिकमेंड किया कि इसे एक्सपेल किया जाए। एक्सपेल का मतलब क्या होता है कि वो हाउस से मतलब वो उनका जो सदस्यता वो समाप्त हो गया। याद रखिएगा, जब एक्सपेल, लेकिन खाली इनके रिकमेंडेशन पर एक्सपेल नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि एक्सपेल कर दो इनको, और उसके बाद क्या हुआ फिर लोकसभा के अंदर? उसमें क्या हुआ? वोटिंग। जो भी एथिक्स कमेटी का जो रिकमेंडेशन हुआ उसके ऊपर लोकसभा में वोटिंग हुई, और लोकसभा में वो जो उनका रिकमेंडेशन था वो पारित हो गया। तो जैसे पारित हुआ लोकसभा में, उनको उनको क्या कर दिया गया? एक्सपेल कर दिया गया हाउस से। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये काम होता है किसका? एथिक्स कमेटी का। एथिक्स कमेटी की बात आपको समझ में आ गई। नॉर्मली एथिक्स कमेटी जो है ये सस्पेंशन, ये कहती है सस्पेंशन के लिए ये नॉर्मली वो कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है ना? जो एक्सपल्सन का या एक्सपेल करने का जो रिकमेंडेशन देती है वो कौन देती है? वो जनरली देती है प्रिविलेज कमेटी, लेकिन यहां पर किया गया इसके द्वारा ही। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं नहीं, कोई एडवाइस वगैरह नहीं लिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है तीसरा, अगला है प्रिविलेज कमेटी। प्रिविलेज कमेटी यानी विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति, तो याद रखिएगा लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं। राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी में, राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी में 10 मेंबर होते हैं। याद रखिएगा लोकसभा के प्रिविलेज कमेटी के मेंबर और चेयरमैन को प्रिविलेज कमेटी के
मेंबर और चेयरमैन को एज स्पीकर अपॉइंट करते हैं राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के मेंबर एंड चेयरमैन को राज्यसभा के चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? प्रिविलेज के उल्लंघन के मामलों की जांच करना। प्रिविलेज के यानी विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करना। और ये जो है ना, ये सामान्यतः जो है प्रिविलेज कमेटी, ये जो बड़े आरोप होते हैं, ज्यादा जो संगीन आरोप होते हैं, उन आरोपों की जांच करता है ना? इन आरोपों की क्या करता है? जांच करता है। सिंपल मेजॉरिटी से होता है शिवम जी, है ना। नॉर्मली कोई भी जो प्रोसीडिंग होती है ना, सदन के अंदर कोई भी कार्यवाही होती है, वो सिंपल मेजॉरिटी से होती है, एक्सेप्ट जो मैंने आपको बता रखा है, जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी पूरा डिटेल में बता रखा है ना, कहां पर मतलब आपको बताया था ना। नॉर्मली जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है उसमें सिंपल मेजॉरिटी का यूज होता है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी आपको मैंने बता रखी है, वहां पर पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो यहां पर भी जो हटाया जाता है सिंपल मेजॉरिटी वगैरह का यूज किया जाता है, यानी कि प्रिविलेज के उल्लंघन का जो बड़े मामले होते हैं, ज्यादा संगीन आरोप होते हैं, है ना, उसको जांच करता है कौन? ये प्रिविलेज कमेटी। और ये प्रिविलेज कमेटी जो है कड़े एक्शन लेता है, लाइक एक्सपल्सन, हाउस से एक्सपेल कर दो, ठीक है। और छोटा जैसे सस्पेंशन, कि 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, है ना, वो कैसा लेता है? वो लेता है एथिक्स कमेटी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को? अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, पहले आप इतना लिखोगे, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम लोग मूव करते हैं फंड्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फंड्स। लिख लिया यहां तक सभी ने? कैन आई मूव? नेक्स्ट है फंड्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद की निधियां, संसद की निधियां, फंड्स ऑफ पार्लियामेंट। फंड्स ऑफ पार्लियामेंट या संसद की निधियां। देखिए, संसद की निधियां यानी कि सरकार के पास ना अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? फंड्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या है? अलग अलग प्रकार के क्या है? फंड है, ठीक है। लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लाइक पब्लिक अकाउंट फंड, एंड लाइक कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। एक एक करके हम लोग इन फंड्स की चर्चा करते हैं, है ना। प्रिविलेज के कार्य का मतलब कि प्रिविलेज का अगर कोई उल्लंघन करता है, अपने प्रिविलेज का जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, अगर उनका उल्लंघन करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है पार्लियामेंट प्रिविलेज क्या होता है, अगर कोई अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का वायलेशन करता है, तो उस उल्लंघन के मामलों की जांच करता है कौन? वो करता है आपका प्रिविलेज कमेटी। याद रखिएगा, सबसे पहले इससे ये जो टाइप है, पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पहला है कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि, हिंदी में लिखेंगे इसे भारत की संचित निधि,
इसका गठन जो है वो कहां से होता है? आर्टिकल 266 क्लॉज 1, यानी कि इसका गठन संविधान के प्रावधानों के तहत होता है। इसके बाद याद रखिएगा, भारत सरकार के सभी आय, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी आय और सभी खर्च, भारत सरकार के सभी इनकम इसी फंड में आते हैं। ऑल इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का अलग अलग इनकम है, टैक्सेबल, टैक्स से जो भारत सरकार को आय हो रहा है, भारत सरकार को टोल से कोई आय हो रहा है, भारत सरकार की कई सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों से कोई आय हो रहा है, भारत सरकार ने किसी को कर्जा दिया, उस कर्जे को वापस होने से जो आय हुआ, भारत सरकार ने अपनी कोई संपत्ति बेची, उससे जो आय हुआ, भारत सरकार के जितने भी इनकम हैं वो सभी कहां पर आता है? वो सभी आता है कहां पर? भारत सरकार ने किसी को कर्जा दिया, उस कर्जे से इंटरेस्ट जो आ रहा है, उस इंटरेस्ट से जो आय आया, वो सभी किस में आएगा? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। और याद रखिएगा, भारत सरकार के सभी खर्च, भारत सरकार के सभी खर्च इसी फंड से किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इससे पैसा खर्च करने के लिए हमें किसकी मंजूरी चाहिए होती है? क्या पार्लियामेंट बिना किसी के परमिशन के इस पैसे को खर्च कर सकता है सरकार? तो याद रखिएगा, नहीं। इससे पैसा खर्च करने के लिए, इससे मनी, पैसा खर्च करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। और याद रखिएगा, इससे पैसा खर्च करने के लिए, इससे पैसा खर्च करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाना होता है। क्या लाना होता है? अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल लाना होता है। तो जैसे हम कहते हैं विनियोग विधेयक, क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक लाना होता है। अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करना है तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा। ओके, तो पहले आप इतना लिखेंगे, फिर चलते हैं हम लोग बात करते हैं पब्लिक अकाउंट फंड एंड बात करेंगे उसके बाद हम लोग कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की। कल हम लोग इस टॉपिक, मतलब ये पार्लियामेंट टॉपिक हमारा ना, कल हमारा लगभग फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कल हमारा ये टॉपिक फिनिश होकर के कल ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट को भी स्टार्ट कर लेंगे। सर एक डाउट है, पार्लियामेंट लद्दाख को शेड्यूल 6 एंड आर्टिकल 371 में क्यों इंक्लूड नहीं कर रही? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर तो वहां पॉसिबल नहीं है। देन ये क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये मतलब लद्दाख को किया जाएगा, फिर कई सारे और भी जो मतलब स्टेट हैं वो भी मांग करने लगेंगे, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट हैं वो मांग करने लगेंगे, और भी कई स्टेट फिर मांग करने लग जाएंगे, है ना। तो ये एक इसका वजह हो सकता है ना। चलिए, कि हर जगह फिर वो लोग क्या करेंगे? धरने पर बैठ जाएंगे, है ना। हर जगह मतलब इस तरह की मांग उठने लग जाएगी, इसलिए ऐसा मतलब। सर इसकी आय कहां से होती है? अभी तो बताया सोयल की आय इनकम टैक्स सरकार लेती है, कॉर्पोरेशन टैक्स लेती है, सरकार अपना प्रॉपर्टी बेचती है, सरकार ने किसी को कर्जा दे रखा है, वहां से इंटरेस्ट आता है, सरकार की इतनी सारी कंपनियां हैं, वहां से सरकार को जो प्रॉफिट होता है वो सब क्या है ना। क्लियर? बिल्कुल नहीं।
बस फंक्शन जानना जरूरी है, उसका कंपोजिशन जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद की बात करते हैं, दूसरा है कंसोलिडेटेड फंड के बाद याद रखिएगा दूसरा है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड या इसे हम लोग कहते हैं लोक लेखा निधि। क्या बोलते हैं? लोक लेखा निधि। इसका भी जो गठन होता है याद रखिएगा किसके तहत? संविधान के प्रावधानों के तहत ही, आर्टिकल 266 क्लाउज 2। याद रखिएगा इसमें गवर्नमेंट स्कीम में पोस्ट ऑफिस तथा पीएफ में जमा किया गया पैसा होता है। यानी कि आपने अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम में पैसा आपने इन्वेस्ट किया, लाइक अटल पेंशन योजना है ना, लाइक और भी कई सारी योजनाएं हैं है ना, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चलाती हैं सरकार। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा कहां जाता है? वो पैसा इस किस फंड में जाता है? पब्लिक अकाउंट फंड में जाता है, कि लोगों के द्वारा ये दिया गया पैसा है, लोगों का पैसा है हाँ, जो कि गवर्नमेंट स्कीम में लोगों ने क्या किया हुआ है? इन्वेस्ट किया हुआ है। आप अगर पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है, वहां पर अगर आप पैसा जमा करते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल का हिंदी है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, रोशन जी। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, जैसे आपने पीएफ, जब भी कोई आप जॉब करेंगे है ना, तो वहां पर आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड में, भविष्य निधि में आपका पैसा कटेगा, पीएफ का पैसा कटेगा। ये जो पीएफ का पैसा कटता है वो भी कहां पर जाता है? इसी में जाता है। और याद रखिएगा इससे एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा, इसे एग्जीक्यूटिव, इससे मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, इससे यानी कार्यपालिका के आदेश के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इससे पैसा खर्च किया जा सकता है। इससे पैसा, मनी कैन बी एक्सपेंडेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, और इसके बाद सर किसी स्टेट को कर्जा कौन से फंड से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है अरविंद जी, है ना, भारत की संचित निधि से। इसके बाद की बात करते हैं, अगला है कॉन्टिजेंसी फंड। चलें आगे। और जो कल है, कल हम लोग इस मतलब लगभग 20-25 मिनट का मुद्दा और बचा हुआ है पार्लियामेंट में, उसे फिनिश करके कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नाम में ही देखिए क्या लगा है? भारत की आकस्मिक निधि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भारत की आकस्मिक निधि। यानी कि इसको किस अकस्मात स्थिति में ही, यानी कि किसी डिजास्टर या किसी इमरजेंसी के कंडीशन में ही यूज करेंगे, ऐसे इसको यूज नहीं करेंगे, है कि नहीं? इसका जो गठन होता है दोस्तों, इसका भी गठन किसके तहत होता है? संविधान के आर्टिकल 267 के तहत होता है। याद रखिएगा इनिशियली इसमें 50 करोड़ होते थे। इनिशियली इसमें क्या होते थे? 50 करोड़ होते थे। इस 50 करोड़ को 2005 में बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 500 करोड़ कर दिया गया। फिर इसको 2021 में कहा गया, 2021 के बजट में बढ़ा करके कहा गया कि अब इसमें कितना होगा? 30,000 करोड़ रहेगा, 30,000 करोड़ रहेगा। याद रखिएगा इससे प्रेसिडेंट के परमिशन से, इसे प्रेसिडेंट के परमिशन से, इससे प्रेसिडेंट के परमिशन से पैसा खर्च किया जाता है। यानी कि इससे जो पैसा खर्च किया जाएगा प्रेसिडेंट के परमिशन से किया जाएगा। और याद रखिएगा इसे
डिजास्टर के कंडीशन में यूज किया जाता है, इसे डिजास्टर के कंडीशन में यूज किया जाता है। मान लीजिए कि भारत सरकार के भारत की संचित निधि में पैसा खत्म हो गया, कोई ऐसा डिजास्टर आया, कोई ऐसी स्थिति आई, कोई ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो गया, वो राज्य का अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है भाई साहब, है ना। राज्य का जो अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है वहां पर जाता है। जैसे संसद की संचित निधि है ना, उसी तरह राज्य की भी अपनी संचित निधि होती है। ठीक है चंद्रेश। तो राज्य, अगर कोई राज्य सरकार का जितना भी आय है टैक्स से या और भी राज्य सरकार का अपना अलग इनकम है, वो सारा कहां पर जाएगा? राज्य की संचित निधि में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो थर्ड है, हाँ थर्ड नंबर है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया, कोई भूकंप या ऐसा कुछ भी कंडीशन आ गया, भारत सरकार के पास जो संचित निधि है उसमें पैसा खर्च, उसमें पैसा है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कभी ऐसा कंडीशन आता है, आपके घर के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एफडी करा के रखते हैं इस अनफॉर्सीन कंडीशन से बचने के लिए। वो कहेगा अच्छा ठीक है जाओ, हमने छुपा करके रखा था इसी कंडीशन के लिए, ये लो 5,000 रुपए, ये लो 5 लाख रुपए, निपटो पहले इस प्रॉब्लम से, और जैसे तुम्हारे पास पैसा आ जाए पहले हमारे ये 5 लाख वापस कर दे। इस तरह राष्ट्रपति कहते हैं कि देखो अनफॉर्सीन कंडीशन है, डिजास्टर की स्थिति है, आपके पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये जो 30,000 करोड़ है इसे आप लीजिए, लेकिन जैसे आपके पास फिर पैसा आ जाए भारत की संचित निधि में, सबसे पहला हमारे ये पैसा वापस करोगे। ठीक है, लेकिन ये क्या 30,000 करोड़ क्या राष्ट्रपति भवन में ये रखते हैं क्या, किसी लॉकर में बंद करके, या किसी सूटकेस में रहता है क्या 30,000 करोड़ राष्ट्रपति के पास, या किसी अलमीरे में रहता है क्या, या राष्ट्रपति के पास कोई खाता रहता है क्या, उस खाते में रहता है क्या राष्ट्रपति के नाम से? नहीं। याद रखिएगा इसे प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, इसे प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कौन हेल्ड करते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, इसे प्रेसिडेंट के बिहाफ पर फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्ड करते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। वित्त सचिव क्या करते हैं? हेल्ड करते हैं। यानी प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ये वित्त सचिव क्या करते हैं? इसको रखते हैं। क्लियर? जो बाकी के दो थे उससे पैसा खर्च करेंगे पार्लियामेंट के परमिशन से, उधर का जो पैसा था, है ना, जो मतलब सबसे मेन जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां पर पार्लियामेंट का परमिशन चाहिए। जो दूसरा है उसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि मंत्रिपरिषद वगैरह के आदेश से खर्च करेंगे। और यहां पर जो पैसा खर्च करेंगे इससे ये राष्ट्रपति के आदेश से करेंगे। यानी कि इसका मालिक कौन? इसका मालिक राष्ट्रपति है ना। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। बाकी अब हम मिलेंगे कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों को डिस्कस करके। लगभग 20-25 मिनट में जो बाकी के मुद्दे हैं 20 मिनट के आसपास, 25 मिनट के आसपास फिनिश हो जाएंगे। फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। ओके, याद है किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। एक बार उसके लिए आप सपोर्ट पर संपर्क कर लीजिए, है ना। ये इकोनॉमी पढ़ना रूपी कब छापा जाता है, ठीक है, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और किसी का कोई डाउट? सर जो PYQs टेस्ट सीरीज मिला था उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको फिर से प्रोवाइड करा दीजिए। श्वेता इसके लिए आप सपोर्ट पर कॉल कर लीजिए, है ना। थर्ड नंबर रिपीट, कौन सा थर्ड नंबर भाई? इससे प्रेसिडेंट के परमिशन से पैसा खर्च किया जाता है ना। नहीं, हर दिन नहीं छापती है ना। ये सब इकोनॉमी में पढ़ना, कब छापती है कब नहीं छापती है। सर क्या कॉन्टिजेंसी फंड के लिए प्रेसिडेंट फ्री होते हैं क्या? हाँ, ठीक है। 5 नंबर रिपीट कर दो। 5 नंबर मैंने लिखा है, इसे राष्ट्रपति के बिहाफ पर वित्त सचिव हेल्ड करते हैं, वित्त सचिव रखते हैं राष्ट्रपति के बिहाफ पर। एडॉक कमेटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शिव, है ना। एडॉक कमेटी जो है वो टेम्पररी पीरियड के लिए डिसाइड, मतलब क्या होता है, गठित होता है एडॉक कमिटीज। और उसके कितने मेंबर होंगे वो सब जो है स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करते हैं। जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिसाइड किया जाता है, गठित हो गया, उसका काम खत्म, वो भी खत्म। ठीक है, क्लियर? हाँ, परमिशन देनी है, राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं इसके लिए। 2 वीक बताया तो था कल भी सुबह, नेक्स्ट वीक में आपका फिनिश हो जाएगा, अगले 2 वीक में आपका समाप्त हो जाएगा ये, है ना।
चलिए फिर ठीक है। नहीं नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।